For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना स्टार्ट किया था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम खुद इस्तेमाल करते हैं या हमारे परमिशन से कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक वैसे ही अगर हमने अपने इंटेलेक्ट से कहीं भी किसी भी तरह की चीजों को बनाया है तो ऐसे केस में या तो हम उसे जो है वो खुद इस्तेमाल करेंगे या जिनको हमने परमिशन दिया है वो इसका क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। इन चीजों के लिए हमारे पास 5 तरह के एक्ट है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और डिजाइन एक्ट। इन 5 तरीके से हम अलग अलग तरह के इंटेलेक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोगों ने जो है वो पेटेंट से रिलेटेड सारे चीज पढ़ी कि पेटेंट किस तरह से इन्वेंशंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कॉपीराइट के बारे में, जहां हमने देखा था कि कॉपीराइट बेसिकली आपका कहता है कि अगर आपने अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को किसी भी तरीके से जो है वो टेंजेबल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, और वो इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे आपका लिटरेरी वर्क हो यानी लिखे पढ़े जाने वाले चीज हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक हो, या कोई ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक या रिकॉर्डिंग, इनमें से कोई भी चीज अगर हो, इनमें से किसी भी चीज को आपने जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, टेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं क्या लेने के लिए, कॉपीराइट। अब यहां पे 2 बातें हैं, या तो आपकी चीजें जो है वो पब्लिश, थोड़ा गेट सेट कर दिए, नहीं होता है क्या, आप जो है वो या तो उन चीजों को क्या कर चुके हैं, पब्लिश्ड कर चुके हैं, और या फिर जो है वो क्या है, वो चीजें आपकी जो है वो पब्लिश्ड नहीं है। अगर वो चीजें आपकी पब्लिश्ड है तो कहा गया कि उसका पहला पब्लिकेशन कहां होना चाहिए, इंडिया में, कहा ठीक है। और अगर जो है ये इंडिया से बाहर पब्लिश्ड हुआ तो कहा कि उस समय, जिस समय ये पब्लिश्ड हुआ, वो कहां के सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के, कहा ठीक है। ये 2 बातें हो गई। कहा कि अगर अनपब्लिश्ड वर्क है तो कहा अनपब्लिश्ड को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो अनपब्लिश्ड में हमारे वो चीज है जो बेसिकली क्या है, जो हमारा आर्किटेक्चर वर्क है, कहा कि वो इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, इंडिया से बाहर लोकेटेड वाले पे हम कॉपीराइट नहीं देंगे। कहा दूसरा, कहा कि आर्किटेक्ट के अलावा कोई भी और चीज है तो जिस दिन आपने उस वर्क को बनाया, अभी तो पब्लिश किया नहीं है, तो जिस दिन आपने वो चीज कर लिया, मूवी बनाया तो जिस दिन बनाया, बुक लिखा तो जिस दिन लिखा, पब्लिश किया नहीं तो बोल नहीं सकते पब्लिश जिस दिन किया, उस दिन आप क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। कहा कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है और ये कंडीशन इन कामों के लिए अगर होता है तो बस एक चीज और देख लीजिए कि आप कहीं किसी एक्सेप्शन में या किसी किए गए काम का इंफ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक है उसी पे आप मूवी बना रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी किए गए स्टेज शो को मूवी में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी बुक का ऑडियो फॉर्मेट कर करके आप जो है वो बेच रहे हैं, जैसे गीता बुक है लेकिन देखिएगा भागवत गीता करके जो है वो ऑडियो में भी जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये इंफ्रिंजमेंट है, ऐसा करने पे हम कॉपीराइट नहीं देंगे अनटिल अनलेस जिसका वर्क है उस वर्क ने आपको जो है वो क्या किया हुआ है, ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ। जैसे आपने देखा चेतन भगत के बहुत सारे नॉवेल पे बहुत सारी मूवी बनी है, हैरी पॉटर खुद आपका जो है वो नॉवेल है उस पे मूवी बना हुआ है, चंद्रकांत, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसपे जो है वो बना हुआ है। कहा कि उसमें वो इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने आपको क्या किया हुआ है, परमिशन दे दिया है। तो अगर आप जो है वो कॉपीराइट के लिए जाते हैं तो 2 तरह की अथॉरिटी से आप इंटरेक्ट होंगे कॉपीराइट में। एक है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, जो आपका जो है वो क्या हुआ, प्रोसीजरल वर्क को ज्यादा देखते हैं, सिर्फ प्रोसीजरल नहीं बल्कि प्रोसीजर वर्क को ज्यादा जो है वो देखते हैं। प्रोसीजर वर्क का मतलब है कि आप जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं ये प्रोसीजरल वर्क होता है, लेकिन अगर कल को कोई इंफ्रिंजमेंट कर रहा है तब जो शिकवा शिकायत लेकर के जाएंगे वो लिटिगेशन हुआ। तो ये इनिशियल लिटिगेशन भी देखते हैं और किस चीज को देखते हैं, प्रोसीजरल वर्क को। लेकिन ये जो कॉपीराइट बोर्ड हमारे हैं ये जो है वो सिर्फ उन मामले को देखते हैं जो मामला रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के दायरे से क्या हो गया है, बाहर, या रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ने जो फैसला सुनाया वो आपको पसंद नहीं आया। और किस मामले में हो सकता है, कॉपीराइट को लेकर के हो सकता है, जितना फाइन पेनल्टी इंपोज कर दिया वो आपको पसंद नहीं आया। या ये हो सकता है कि जितना और जिस तरीके से फाइन पेनल्टी दे दी आप कहते हैं ये तो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट ही नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है तो किसके पास आएंगे, कॉपीराइट
बोर्ड के पास आएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट बोर्ड, इन सब को सिविल कोर्ट के वो सारे पावर दिए हुए, चाहे वो समनिंग का हो, चाहे वो वारंट इशू करने का हो, चाहे चीजों को एफिडेविट पे लेने का हो, सारे के सारे पावर दिए हुए हैं। फिर हमने देखा था कि उन चीजों को जिसका हम कॉपीराइट ले सकते हैं उसका कॉपीराइट कैसे लेंगे। हमने इसका कंप्लीट प्रोसेस देखा था कि जितने भी वर्क हमें कॉपीराइट के दायरे में रजिस्टर कराना है, हर एक वर्क का अलग अलग हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अगर 4 बुक लिख रहे तो ये नहीं एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में 4 बुक का नाम लिख दिया, नहीं, हर के लिए क्या जाएगा, अलग अलग एप्लीकेशन जाएगा और हर के लिए अलग अलग क्या जाएगा, एप्लीकेशन फी आपका जो है वो दिया जाएगा। जब आप इन चीजों को फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास, तो वो इन चीजों को पब्लिश करता है पब्लिक डोमेन में और इनवाइट करता है कि अगर आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बताइए। अब आपके जो भी ऑब्जेक्शन है 30 दिनों के भीतर बताइए। उन्हें ऑब्जेक्शन या तो मिलता ही नहीं है या वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं रहता है तो आपको कॉपीराइट मिल जाता है। और कॉपीराइट के केस में एक चीज और भी दिया हुआ है कि चाहे आपका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, प्रोटेक्शन सेम ही मिलेगा। दिक्कत बस इतनी ही आती है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो साबित कर पाने में मुश्किल होती है कि ये मेरा ही वर्क है। साबित कर दिया तो चाहे आपका रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, वही कंपनसेशन, वही सारे प्रोटेक्शन, वही इंजंक्शन ऑर्डर, वही आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही कंपनसेशन, सारा कुछ एज इट इज ही मिलता रहता है। अब इसके बाद हमने देखा था कॉपीराइट अगर मिल गया तो कब तक किस तरह से वैलिड रहेगा। इन जनरल हमने देखा ऑथर का लाइफ प्लस कितने ईयर्स, 60 ईयर्स। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर आपने नेम डिस्क्लोज नहीं किया या अपना नाम जो है वो आप हाइपोथेटिकल नाम अपना बताते हैं या किसी के जो है वो डेथ के बाद जो है वो हुआ है, तो ऐसे केस में जिस दिन से जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन से आपने क्या किया, पब्लिश किया है, वहां से कितना मिलेगा आपको, 60 ईयर। लेकिन कभी भी बीच में आकर के आप नेम को क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो वैसे केस में ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। और यहां पे जब भी ऑथर बोला जाए तो ऑथर का मतलब अगर मूवी है तो उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को क्या बोलेंगे, ऑथर बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्टेज शो कर रहा है तो परफॉर्मर को ऑथर बोलेंगे। बुक लिखा है तब तो ऑथर ही कह देते हैं। तो इसीलिए यहां ऑथर अगर मैं बोलूं तो जो भी उन चीजों को क्रिएट किए वो पर्सन क्या कहलाते हैं, ऑथर। पेटेंट के केस में सबको इन्वेंटर ही कहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक वैसे यहां पे भी सबको क्या कहते हैं, ऑथर ही कहते हैं। लेकिन काम का डायमेंशन बहुत अलग अलग है, इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि प्रोड्यूसर बोलेंगे या ऑथर। वही प्रोड्यूसर वही जो है वो डायरेक्टर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑथर के कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर कोई जो स्टेज शो कर रहा है तो परफॉर्मर कहलाएगा ना, लेकिन वहां वही परफॉर्मर को हम क्या पुकारेंगे, ऑथर बेसिकली कहेंगे। वही म्यूजिशियन है लेकिन क्या कहलाएगा, ऑथर कहलाएगा। लिरिसिस्ट है लेकिन क्या कहलाएगा, जो लिरिक्स लिखता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑथर ही बोलेंगे। चलिए अब हमें जो है वो देखना है कि अगर हमने कॉपीराइट ले लिया तो हमारे पास क्या क्या राइट अवेलेबल है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। अब कह रहे हैं कि अगर आपने कॉपीराइट लिया है तो इसको ध्यान से समझिएगा, आपके वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सकता है कि कुछ खास तरह का प्रोटेक्शन आपको लगेगा सर ये हमारे वर्क में कैसे मिल सकता है, तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो बुक के लिए भी मिलता है, यानी लिटरेरी वर्क के लिए भी मिलता है, आपको मूवी के लिए भी मिलता है, आपको जो है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए भी मिलता है, आपको जो है वो अलग अलग आर्टिस्टिक वर्क के लिए भी मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रोटेक्शन अगर हम देखेंगे तो हो सकता है वो आर्टिस्टिक वर्क के लिए ना रहे। तो यहां पे आपके वर्क के एज पर नेचर ऑफ वर्क मैंने लिखा है, आपको ये सारे क्या मिलते हैं, प्रोटेक्शन। तो चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिक वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, कंप्यूटर प्रोग्राम, आर्टिस्टिक वर्क, मूवी हो, रिकॉर्डिंग हो, कह रहे इनके नेचर को देखते हैं रिप्रोड्यूसिंग द वर्क। वर्क को क्या करने का राइट, रिप्रोड्यूस करने का राइट आपके पास है, आप ही उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब रीमेक भी होता है, बनाना भी होता है, सब कुछ। बुक है तो रिप्रोड्यूस का मतलब उस बुक को आप ही और कॉपी बना करके लोगों तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। स्टोरिंग इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। अब देखिए हो सकता है कि ये चीज हर जगह जो है आपका वर्क ना करे, लेकिन बुक के केस में अगर किसी ने बुक लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जो है वो टाइपिंग करते हैं और उसको पीडीएफ फॉर्म में, या जो है वो उसको कौन सा एक आता है जिसपे बुक जैसा लोग पढ़ते हैं, कौन सा, किंडल। तो ये नहीं कि आप उसको उस पे जो है वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ये बेसिकली एक बुकिश फॉर्म है जो कि कहिए आपका ई
बुक की तरह हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो है वो फिजिकल बुक है और आपने उसको क्या कर दिया, ई बुक में कन्वर्ट करके कर दिया। नहीं, ये भी करने के लिए आप वो मैं ही कर सकता हूं। मैंने उस तरह से बुक लिखा है, किंडल फॉर्म में भी मैं ही जा सकता हूं। इशूइंग कॉपीज ऑफ वर्क टू पब्लिक, पब्लिक के बीच में उसका कॉपी रिलीज करना, यानी अगर कोई भी बुक मेरा है मैं रिलीज करूंगा, मेरा बनाया हुआ मूवी है मैं उसके सीडी वीडियो निकालूंगा। ये नहीं, आप सिनेमा हॉल गए, मस्त जो है कैमरा रखा, ऐसे करके शूट किया और वो आपने जो क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। और बिकता भी रहता है बहुत सारा, उसमें देखिएगा लोग भी चीज में हिलते भी रहते हैं। और वो जो पर्दे का जो रिकॉर्डिंग करते हैं, हाँ हाँ, और उस पे जो ऑनलाइन भी और लोग बेचते भी हैं, 10-10 रुपए करके जो है वो देते रहते हैं पेन ड्राइव में कि जाइए और बर्बाद होइए। मतलब एक तो मतलब देखिए तो टाइम ही ना बर्बाद होगा। तो देखिए जो भी है, देखिए कितना इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, 3 घंटे क्या करें, ठीक है। तो जो भी रहे, कहने का मतलब बस इतना ही है कि किसी भी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके पब्लिक के बीच में नहीं दे सकते। परफॉर्मिंग एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शॉर्ट रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क, मतलब ये कि आपने जो है वो एक मूवी देखा, मूवी में आपने जो है कोई सॉन्ग या मूवी में जो है वो आपने कोई सीन देखा और उसको आकर के स्टेज पे क्या करने लगे, परफॉर्म। आप अपने घर में कीजिए, आपके यहाँ घर में हल्दी हो रहा है या जो हो रहा है, मिर्च हो रहा है या और भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर चल रहा है, जीरा मिर्च जो भी चल रहा हो, तो जो भी आपका चल रहा हो तो उसमें जो है आप जो है वो शो कीजिए, चलेगा। लेकिन अगर आप उसी को कहां पे करते हैं, स्टेज पे आकर के परफॉर्म करते हैं जो कमर्शियल मीन्स में, तो कहा गया ये भी अलाउड नहीं है। मूवी तो नहीं दिखला रहे लेकिन उसी मूवी का देखते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा तो कितना हो रहा होता है। तो अगर हो रहा है तो वो सारा का सारा चीज क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है। और देखिएगा नॉन बेलेबल जो है वो ऑफेंस है, मतलब जमानत तक नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों को डर नहीं है, इसीलिए ऐसा कर ले रहे। अगर क्लिप्स अगर आ रहे हैं, अगर रिलीज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है तो नहीं, लेकिन अगर जो है वो आप कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो आपका जो है वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट माना जाए। कभी कभी तो जानबूझ करके वो खुद भी ट्रेलर वगैरह रिलीज करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज को कर, हाँ अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और आपका उनके साथ कोई डील है, तो देखिए कॉपीराइट के केस में सबसे पहले कि वो केस करेंगे तब उन्हें यह लगता है कि कभी कभी एवरी काइंड ऑफ थिंग इज अ पब्लिसिटी, वेदर इट इज नेगेटिव वेदर इट इज, और कभी कभी अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया तब तो कयामत, तब तो मूवी और ज्यादा जो है वो क्या कर जाते हैं, हिट कर जाते हैं। तो जितने भी मूवी का जो है वो थोड़ा नेगेटिव भी आया, पद्मावत या पद्मावती जो भी रहे, सबके भीतर क्यूरियोसिटी था कि ये, और एक आपका ये कौन सा है, कौन सा, हाँ पठान, जिसको लेकर के दुनिया भर का जो है वो आया, रंग भूल गया मूवी उस समय गाने, हाँ बेशरम रंग, तो वो जो भी है, तो अगर जो है वो कहीं जो है ऐसा कोई भी चीज अगर जो है वो आपका क्या हो गया, हिट हो गया, तो देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी था नहीं था, लेकिन लोगों में अब क्यूरियोसिटी, ऐसा क्या है, क्यों इतना हो रहा है, तो ऐसे एक बार तो जरूर देखना है। इधर सब बोल रहे हैं, जो भी उस समय शोर मचाए थे उन्होंने सब ने देखा होगा, बस बेचारे छुप छुप के देख होंगे, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने ही क्या किया था, विरोध किया था, और अगर पता चले तो लोग ना कूटे, तो इसीलिए जो है वो क्या करेंगे, लेकिन देखा सबने, तभी तो जाकर के चाहे ओटीटी हो चाहे जो भी हो उस पर क्या हुआ, हिट हुआ ही, और व्यूज बहुत सारे उसके आए, अलग अलग जगहों से भी ये व्यूज निकाल लेते, और कुछ तो बाद में छोड़ देते, पता रहता है कि यूट्यूब पे किसी ने जो है वो अपने में क्या कर लिया है, नहीं लोग अपना चैनल बनाते उस पर भी डाल देते हैं, जबकि कहीं ना कहीं से लेकर के लिंक, और उस पर भी उनके बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ये कहते ठीक है हमें जितना कमाना था हमने इधर से क्या कर लिया, कमा लिया, अब थोड़ा पब्लिसिटी होने देते हैं, थोड़ा सा जो इन चीजों को जो स्प्रेड करने देते हैं। अगर वो केस फाइल कर देंगे तो बैंड बच जाए यूट्यूब तो, और बहुत बार ऐसा है यूट्यूब कॉपीराइट प्रोटेक्टेड अगर कोई चीज है यूट्यूब पे भी तुरंत सब नहीं ना देख पाते हैं, जैसे हाँ अगर जैसे होगा वो खुद ब खुद आपको क्या कर देंगे, आप देखेंगे कल तक देखेंगे और आज देखेंगे तो नहीं ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि ये कॉपीराइट प्रोटेक्ट, उनके पास बस खबर आना चाहिए कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है और ये चल रहा है, ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देते। मेकिंग एनी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क, इसका मतलब ये है कि बुक जो है वो इंग्लिश में है, आपने जो है वो मस्त उसका जो है वो हिंदी बनाया, मैं बुक की ही बात कर रहा हूं, तो ये भी ट्रांसलेशन अलाउड नहीं, मैं ही ट्रांसलेशन कर सकता हूं या किसी को ये राइट दे सकता हूं कि इस बुक का आप हिंदी में, बंगला में, जिस भी भाषा में आप क्या करें, ट्रांसलेशन करें। और ज्यादातर आप देखिएगा जो भी आपके धार्मिक चीजें होती हैं, रिलीजियस चीजें हैं,
उनका अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। और कुछ केस में तो आपके बुक्स के भी होते हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम हुआ तो कुछ हिंदी के हैं, तो वो उसमें भी उसका मूवी वगैरह के केस में खूब ज्यादा आपका चलेगा। डबिंग हो गया या फिर जो है सब टाइटल लिखना, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है डबिंग के बेसिस पे उधर से ये रहेगा और इधर से जो शानदार डबिंग करते हैं। खास करके अगर हॉलीवुड के मूवी का डबिंग देखिएगा ना, मस्त कॉमेडी आपको लगेगा और लगता है कि रियल, उसी का जो है आप रियल वाला देखिए, आपको हंसी नहीं आएगा। और इसमें देखिए तो ब्रो तुम्हें पता है नहीं अपने को ऐसे करना है, और यही से करके वर्ड यूज करते हैं। तो कहीं भी चीजों नहीं पता, टाइटेनिक में डूब जाइए उसी जहाज पे बैठ करके। अब जो है वो कह रहे जिस भी मूवी हो जैसे भी हो, टू सेल और गिवन ऑन रेंटल, बेचने का भी राइट और भाड़ा लगाने का भी, यानी कि आप देखते यानी सेल भी करना और क्या करना, बेचना हो या किसी को भाड़े पे देना हो। देखिएगा सीडी वगैरह आपके रेंट पे भी मिलते हैं, ले सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे जो म्यूजिकल स्टूडियो के पार्लर हैं जहां पे जाकर के आप रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन वो जो लोग जो हैं वो खरीद के लाते हैं और उसके बाद क्या करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को रेंट पे लगाना, ये अलाउड नहीं है। हम और आप अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी खरीद करके जो है वो कोई सीडी या डीवीडी लाते हैं तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन उसको कमर्शियल मीन्स में नहीं ला सकते। ये नहीं कि उसको क्या कर दिया हमने, रेंट पे लगा दिया, ये करना अलाउड नहीं। अगर ये करेंगे तो ये फिर क्या हो गया, आपका जो इंफ्रिंजमेंट, क्योंकि ये राइट किनके हैं, कॉपीराइट ओनर के हैं, तो उनके किसी भी राइट को आप जो है वो किसी भी तरह से अपने राइट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेकिंग फोटोग्राफ्स और एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग, टेकिंग फोटोग्राफ्स और एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग, जैसे मूवी का भी कोई पार्ट है उसका कोई भी जो है आप जो है वो बैनर वगैरह का फोटो लेकर के पब्लिसाइज नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, अगर आप पब्लिसिटी कर रहे, सामने वाले को ऐतराज नहीं है, तो जब तक सामने वाले ने केस नहीं फाइल किया तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किया तो वो इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो ये नहीं कि बड़ा सा कहीं पोस्टर या कुछ दिखा उसका आपने क्या ले लिया, फोटोग्राफ्स ले लिया, या कोई भी छोटे जगह पे आपने क्या कर लिया, साउंड रिकॉर्डिंग कर लिया। क्योंकि आजकल तो ऐप वगैरह पे भी होते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते। ओटीटी पे सही में आपने देखा, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या प्राइम वीडियो पे आपका सब्सक्रिप्शन है, ऐसे डिज्नी पे है, बहुत सारे जगह पे, हॉटस्टार है, अच्छा है याद दिला दे रहे हैं। और जो है तब और भी याद कर लेते हैं, जी पे है, नहीं है बहुत सारे, जी करके कुछ आता ना, नहीं है G5, यस। तो वो अगर ऐसा कोई भी चीज है तो जिस भी तरह का रहे, कहने का, हाँ J5 ना, तो ठीक है J5 G5 या जो भी हो गया। कह रहे हैं कि जो भी ऐसा आपका ओटीटी है जिसपे आपने ऑथराइज तरीके से क्या लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अब उसमें जो है वो एक यहां रखा और एक दूसरा रख करके, या कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर पॉसिबल, पता नहीं जबकि इन सबका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो पाता है, नहीं, रोक देते हैं ना, कुछ उसमें लगा रहता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। जो भी रहे, अगर आप ऐसा कोई भी चीज करते तो ये राइट सिर्फ किसके पास सुरक्षित है, कॉपीराइट ओनर का। हाँ जी, उसमें भी किया गया, हाँ वो किया गया है, कर दिया गया पैसे। अच्छा हाँ, अगर आप ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट क्या लेना है, टीचर सब बैठ जाएंगे, लेते रहिएगा उनका। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट, ये तो ऐसे ही आपको टीचर, हाँ ये इसीलिए किया गया कि आप ले सकते हैं, जो अनऑथराइज नहीं है उनको, जो यहां पे जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपने मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं कोई जो है वो वैसा कंटेंट का क्या लेना चाहे, स्क्रीनशॉट जो ऑथराइज नहीं है, तो ये सब कॉपीराइट का राइट है, इसलिए किसके पास सुरक्षित है, कॉपीराइट ओनर के पास सुरक्षित है। कहा कि ठीक है, कॉपीराइट के सारे राइट कॉपीराइट ओनर के पास सुरक्षित, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं। लेकिन अब फिर बात आई, जैसे हमने पेटेंट में पढ़ा था वैसे ही, आप जो है बुक बनाए, आपने बुक लिखा, लेकिन इस बुक को आप जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे केस में आप किसी को ऑथराइज कर सकते। टर्म्स कंडीशन क्या करें, आप जो है वो तय करें, आप रॉयल्टी वगैरह तय करें। मूवी आपने बनाई, मूवी बनाने के बाद आप चाहते हैं कि इंडिया से बाहर भी इसकी क्या हो, पब्लिसिटी इंडिया से बाहर भी रिलीज हो। अगर आप ये काम किसी को देना चाहते हैं, बिंदास दीजिए। कहा गया कि कोई भी वर्क जो हमने कॉपीराइट के दायरे में देखा है, या तो आप खुद प्रोड्यूस कीजिए या किसी को करने दीजिए। आप खुद नहीं कर सकते, आपने किसी को अपने मर्जी से दिया तो ये क्या कहलाया,
और वॉलंटरी लाइसेंसिंग के केस में टर्म्स कंडीशन आप तय करेंगे, किस एरिया में कितने दिन तक कितने पीसेस एक बंदा करेगा या एक्सक्लूसिव रहेगा या 3 से 4 लोगों को देंगे, ये सब आप तय कीजिए। लेकिन फिर वही बात, ना खुद कर रहे हैं और ना किसी को क्या कर रहे हैं, करने दे रहे, तो ऐसे केस में कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग, क्योंकि कहा गया कि यहां पे कॉपीराइट बोर्ड देखेगा कि क्या ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट में सही चीज है। अब इसमें बहुत ज्यादा मारपीट मूवी को लेकर के नहीं होता है, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो मूवी नहीं ही रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, पब्लिक मर नहीं जाएंगे, इसीलिए वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बहुत यूजफुल बुक वगैरह है, कहीं कोई जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इंफॉर्मेशन है जो उन तक पहुंचना है, कहा उन केसेस में वो क्या करेंगे, आपके नहीं चाहते हुए भी किसी को जो है ये राइट दे देंगे, और जब ये राइट देंगे तो रॉयल्टी फिर कौन तय करेगी, गवर्नमेंट तय करेगी, और वो रॉयल्टी आप तक जो है वो पहुंचता रहेगा। लेकिन वर्ड याद रखिएगा, पेटेंट के केस में कंपलसरी लाइसेंसिंग का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो क्या रहेगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, रिसर्च किए गए दवा वगैरह है। लेकिन यहां पे कहते हैं कि यहां पे बुक वगैरह ये सब तो चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने जो है वो परफॉर्मेंस दिया थिएटर पे, उसके बाद कहते हैं अब मैं कहीं नहीं पब्लिश करूंगा, मर जा, वो भी नहीं देता, तो भी किसी की जान नहीं जाती। तो लेकिन अगर बुक वगैरह रहा तो वहां कर सकते, तो सिचुएशन को देखते हुए कौन तय करेंगे, इसीलिए लिखा हुआ है बाय द कॉपीराइट बोर्ड इन पब्लिक कंडीशन। अब जब बात आती है वॉलंटरी असाइनमेंट की, तो वॉलंटरी असाइनमेंट के केस में कहा गया वॉलंटरी असाइनमेंट या लाइसेंसिंग, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैंने अपने सारे अधिकार आपको दे दिए तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, सारे के सारे अधिकार दे दिए तो क्या कहलाया, असाइनमेंट। मैंने जो है वो अपने अधिकार आपको नहीं दिए, मैंने जो है वो आपको बस ये लाइसेंस दिया है कि आप इतने पीस इस एरिया में इतने दिन तक इस लैंग्वेज में करेंगे, आपको दिया है इस एरिया में इतने दिन तक इस लैंग्वेज में करेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग कैन बी गिवन टू एन नंबर ऑफ पर्सन विथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा आपके और उनके बीच में निगोशिएशन हुआ। बट असाइनमेंट का मतलब एक तरह से हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी, वो जो है वो ट्रीट किया जाएगा ऑथर की तरह, और वो डिफरेंट लोगों को फिर क्या दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है। मतलब एग्जैक्टली ऑथर की जगह पे कौन आ गया, असाइनी आ गया, जिसको आपने ये राइट दिया, मतलब अपने प्लेस पे उसे रखा है कि आप इस काम को करो। क्या है कि कॉपीराइट ओनर कैन असाइन हिज राइट ऑफ प्रेजेंट वर्क टू अदर, और यहां पे जितने भी असाइन है सब समझिए असाइनमेंट या क्या चीज, लाइसेंसिंग। द कॉपीराइट ओनर कैन असाइन हिज राइट ऑफ फ्यूचर वर्क टू, अभी हुआ नहीं है, कौन सा राइट है, फ्यूचर वर्क का कह रहे, बट इन केस ऑफ फ्यूचर वर्क इट विल कम इन इफेक्ट व्हेन द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने जैसे आपको बताया भी था कि आप पहले से एग्रीमेंट कर सकते, जैसे मेरा भी टैक्समैन के साथ है कि जब मैं बुक कंप्लीट कर लूंगा तो बुक उनपे क्या होगी, रिलीज। लेकिन ये आएगा जो है वो कब फोर्स में, जब बुक में पूरा क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। अभी लिखने के बाद लेकिन ये नहीं कि किसी और को दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, लाइसेंसिंग या असाइनमेंट हो चुका है। तो प्रेजेंट वर्क का मतलब वर्क तैयार है, जो बुक आपने लिख लिया है उसका अगर आप किसी को कॉपीराइट देते प्रेजेंट वर्क, जो बुक आप अभी लिख रहे हैं उसका देते तो क्या कहला है, फ्यूचर वर्क। जो मूवी आपने बना ली इसका राइट आपने जो है वो दिया बहुत सारे जो है वो मूवी थिएटर के ओनर को कि आप अपने यहां रिलीज कीजिए, प्रेजेंट वर्क। आप कह रहे हैं कि एक मूवी ट्रेलर वगैरह दिखला दिया, थोड़ा सा जो है वो शूटिंग बचा हुआ है, लेकिन आपको ये देंगे, आपके हॉल में पहले से लोग क्यों में रहते हैं तो वो आपको देंगे, ये कौन सा वर्क हो गया, फ्यूचर। लेकिन रिलीज कब करेंगे, जब वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बन जाएगा। तो यही वर्क यहां लिखा है कि कम इन एग्जिस्टेंस कब, व्हेन वर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। असाइनमेंट और लाइसेंसिंग इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ओरल। असाइनमेंट नहीं होता है ताकि वो ये ना बोले कि उन्होंने मुझे क्या किया था, कहा था, एंड इट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टी। और खास तौर पे जिसका जो है वो कॉपीराइट उस पे, उसके सिग्नेचर उस पे होनी चाहिए, यानी कि ओरली आप जो है वो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि हमने पढ़ा हुआ एन एग्रीमेंट कैन बी मेड इन ओरल एज वेल एज इन राइटिंग, दोनों तरीके से हो सकता है। बट कॉपीराइट लाइसेंसिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी शर्त पे किसमें नहीं होगा, ओरल में नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपने लिख दिया है कि हम आपको 2 साल के लिए, 1 साल के लिए,
3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब तक मेरा जीवन है तब तक के लिए, जब तक इस पे मेरा कॉपीराइट का राइट है, मैं आपको राइट देता हूं। आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे मिस हो गया, आपने सब कुछ लिखा, रॉयल्टी वगैरह हर चीज लिखा, लेकिन आप समय लिखना भूल गए कि हम आपको लाइसेंस कितने दिन के लिए दे रहे हैं। वैसे केस में ये कब तक वैलिड रहेगा? 5 साल तक। अगर आपने लिख दिया कि इस बुक को, इस मूवी को आप नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में या फलाने जगह पे, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे आप कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये बताना भूल गए कि इसका डोमेन कहां तक रहेगा, कहां तक इस बुक को या कहां तक इस मूवी को या कहां तक इस वर्क को आप शो करेंगे, मेरे इस चीज को, अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब कहां कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया में जो है वो आपका राइट क्या है? अवेलेबल है। तो 2 बातों का ध्यान रखिए, लिख दिया टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो उतने ही दूर का, नहीं लिखा कोई जो है वो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन तो ऑल ओवर द इंडिया। अगर लिख दिया कितने साल के लिए तो जितना लिखा उतना, और अगर नहीं लिखा तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। Where the work has not been started within how many years? 1 year from the date of licensing, it shall be deemed to have been lapsed after that of the period unless specified in the assignment। जैसे अगर जो मैंने बुक लिख लिया और आपको कहा मेरे बुक को रिलीज कीजिए, जब आप उस बुक को रिलीज करेंगे, प्रिंट करेंगे और पब्लिक के बीच में ले जाएंगे, तभी तो उसके बिकने पे मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने तो आपको लाइसेंस दिया, आपके और मेरे बीच में एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात हुई है, और पता चला कि अभी जो है अभी तक आपने उस चीज को प्रिंट नहीं किया। भाई प्रिंट नहीं करेंगे तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको इस काम के लिए 2 साल का समय देता हूं, तो इसका मतलब है अगर 1 साल तक आपने जिसको भी जो है वो वॉलंटरी कोई भी जो है वो लाइसेंस दिया है और वो 1 साल तक उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया, तो मान लिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? रिवोक हो गया, और वो लाइसेंस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। लेकिन अगर उस पर मेंशन है कि ये 3 साल के लिए हम आपको टाइम देते हैं कि आप तैयारी कर सकें, तो ऐसे केस में अगर 3 साल तक उन्होंने उस वर्क को रिलीज नहीं किया तो क्या वो खत्म हो जाएगा लाइसेंस? नहीं लिखा हुआ है तो 1 साल, अदरवाइज जितना लिखा हुआ है उतने साल। क्लियर है? ये जो है वो कौन सा लाइसेंस हुआ? वॉलंटरी हुआ। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर बात करेंगे। अब देखिए, ये हमारा सिचुएशन है किस चीज के लिए? अब वॉलंटरी हमने जो है वो अगर कर दिया है असाइनमेंट या लाइसेंस, तो क्या कंपलसरी की नौबत आएगी? नो। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नौबत किसकी आएगी? कंपलसरी के केस में। यहां कंपलसरी के केस में थोड़ी सिचुएशन अलग से, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जब हम पेटेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपने खुद से नहीं किया तो कंपलसरी लाइसेंस दिया जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेंगे? टर्म्स कंडीशन तय करेंगे। इसमें कुछ केसेस में अलग अलग जगहों पे पब्लिकेशन करना है, ट्रांसलेशन वगैरह के केस में एक रीजनेबल टाइम भी देना है। तो इन केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क आपका पब्लिश्ड हो चुका है, कॉपीराइट आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू किनको? कॉपीराइट ओनर। अच्छा, कॉपीराइट ओनर को सर थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दीजिए, साइड से कट रहा है प्रोजेक्टर पे, मुझे लगता है शायद इसके कारण। चलिए थोड़ा मैनेज कीजिए, बुलाते हैं। एक बार आके देखिएगा जरा प्रोजेक्टर को। यहां पे कह रहे हैं कि कॉपीराइट आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कॉपीराइट ओनर। कॉपीराइट ओनर को हम पहले मौका देंगे कि भाई बताइए, हम आपके चीज का कंपलसरी लाइसेंस किसी और को क्यों ना दे दें। may provide compulsory license to other on terms condition mention that time। और टाइम सारा कुछ मेंशन कौन कर देंगे? फिर सीजी कर देंगे। इसमें किस चीज को लेकर के? रॉयल्टी कितने दिन के लिए देंगे और किस एरिया में देंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अगर आपका चीज रिलेटेड है और वो रिलेटेड किस चीज से है, तो कह रहे हैं ये साउंड रिकॉर्डिंग है, फिल्म है, म्यूजिकल है, या क्या है? आर्टिस्टिक वर्क है। क्या यहां पे लिटरली वर्क है? नहीं है, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, वो इधर आ गया पब्लिश में। और ये वर्क आपके क्या है? अनपब्लिश्ड है, पब्लिश्ड नहीं है। तो कह रहे बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट शैल पब्लिश हिज प्रपोजल इन वन डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। कि पहले तो वो इस चीज को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करे कि मुझे इस चीज पे क्या चाहिए? कंपलसरी कॉपीराइट चाहिए, कंपलसरी लाइसेंस चाहिए। उसको पब्लिश करे,
बाकी चीज सेम रहेगा। जब वो पब्लिश करेगा तो सीजी जो है वो जिनका ये मूवी है, जिनका जो चीज है, उनको क्या करेंगे, मौका देंगे और उसके बाद जो है वो रॉयल्टी वगैरह तय करेंगे। इसका मतलब अगर मूवी है, साउंड रिकॉर्डिंग है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपलसरी लाइसेंस मिले तो पहले आप इस चीज को क्या कीजिए, अपनी इच्छा को, अपने विलिंगनेस को पब्लिश कीजिए कि मैं इस तरह के वर्क में क्या चाहता हूं, लाइसेंस चाहता हूं और इस पे जो है वो अभी तक जो है मुझे जो है वो वॉलंटरी लाइसेंस नहीं मिला, ऑल्दो आई हैव अप्रोच्ड टू द पर्सन, राइट, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए कि या तो हम इसको क्या कर देते हैं, वॉलंटरी लाइसेंस दे देते हैं, वरना अगला स्टेज क्या होगा कि गवर्नमेंट इसको क्या दे देगी, कंपलसरी लाइसेंस दे देगी। मतलब इतना ही है कि जिसने जो है वो जो कॉपीराइट ओनर है या जो ऑथर है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिल सके चीजों को बार बार सोचने का। अगर उस समय नहीं सोचा तो जब न्यूज़पेपर में पब्लिश किया तो सोच ले, उस समय भी नहीं सोचेगा तो कम से कम सीजी एक बार जरूर पूछेगी क्या ख्याल है, करोगे या दे दे लाइसेंस। इन केस ऑफ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क फॉर ट्रांसलेशन, आपने जो है वो किसी जो है वो नॉवेल लिखा या कोई भी बुक वगैरह लिखा, अगर कोई उसका ट्रांसलेशन करना चाहता है तो कहा गया कि सबसे पहले आपको कम से कम इस चीज के लिए कितने महीने का टाइम मिले, 9 मंथ्स का, यानी कि 9 महीने तक आपको पहले मौका दिया जाएगा कि क्या आप इस चीज को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, खुद से उड़िया में कर लेंगे, बंगला में कर लेंगे, और फिर भी अगर नहीं करते हैं तो वैसे केस में दिया जाएगा। लेकिन कब, ओरिजिनल पब्लिकेशन होने के कितने साल के बाद, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले कोई ट्रांसलेशन करेगा तो वो कौन करेगा, वॉलंटरी लाइसेंसिंग के रूप में कर सकते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, और वो भी जो है कम से कम कितने मंथ्स का नोटिस के बाद, 9 मंथ्स के नोटिस के बाद। ये बात समझ में आई। बुक जो है वो लिखा हुआ है इंग्लिश में, उस बुक का कोई चाहता हिंदी में अनुवाद हो, ऑथर के पास अप्रोच किया, ऑथर कहता मुझे नहीं करना है, आप इस चीज के लिए कंपलसरी लाइसेंस में नहीं जा सकते हैं, 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर 7 साल के बाद भी उन्होंने नहीं किया तो आप कहते हैं सीजी के पास जाते हैं, सीजी अब जो है वो कम से कम 9 मंथ्स का फिर टाइम देगी कि देखिए आपके बुक के 7 साल हो गए हैं, कोई बंदा इसको जो है ट्रांसलेट करना चाहता है दूसरे लैंग्वेज में, आप कर लेंगे, बोला हाँ मैं कर लूंगा, थोड़ा समय दीजिए। वो समय कितना होगा मैक्सिमम, और अगर 9 मंथ्स का समय कम से कम दिया जाए उसके बाद भी वो ट्रांसलेट नहीं करता है तो कंपलसरी लाइसेंस, इसका मतलब ट्रांसलेशन के लिए कितने दिन रुकना पड़ेगा। और अगर इमीडिएटली देना चाहे कौन, ऑथर तो कर सकता है, इमीडिएटली क्या है अब वो खुद लिखे, या साइमल्टेनियसली जो कभी कभी देखते हैं मूवी जो है वो एक साथ 3-3 भाषाओं में रिलीज हो जाती है, और यहां पे तो कंपलसरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और अगर उसे मार्केट दिखेगा तो वो क्या करेगा, करेगा ही करेगा। बुक वगैरह के केस में नहीं होता है। रीजन ये है कि ये बुक बंगला में होगा, बहुत कम डोमेन के लोग देखेंगे, पता नहीं जितना मैं कॉस्ट में प्रिंट करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, पहुंचाऊंगा, शायद उतना रॉयल्टी भी मुझे मिल पाएगा, या और प्लस उसी तरह का लैंग्वेज भी तो होना चाहिए। मान लीजिए जो सिर्फ बंगला बोलते, जरूरी नहीं कि मेरे बुक का ट्रांसलेशन कर देंगे, उस तरह का सेंस भी उससे क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। एक हुआ ट्रांसलेशन, मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, और एक सेंस के साथ आना चाहिए, वो फीलिंग के साथ। जब आप हिंदी बात कर रहे थे उसमें जैसा इमोशन, जिस तरह का फील होता है वैसा ही होना चाहिए जब आप किसी और लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। कॉपीराइट बोर्ड कैन टर्मिनेट द लाइसेंस, कॉपीराइट बोर्ड लाइसेंस टर्मिनेट कर सकते। कौन सा लाइसेंस, जो लाइसेंस क्या किया गया है, ऑलरेडी दिया है आपको, उन्होंने दिया, वही जो है वो क्या कर सकते हैं। अगर इफ कॉपीराइट ओनर इज एबल टू मेक ट्रांसलेशन, या तो मेक या ट्रांसलेशन, आपको मैंने दिया था, 7 साल के बाद आप आए, आपको मौका दिया, आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला, आपने कर दिया। इसके बाद अब ये कहते हैं कि मैं अभी खुद कर सकता हूं। कहा गया कि रुको भाई, यहां पे इस बंदे ने छपवा करके रख लिया है तो उसको हम नोटिस दे देते हैं, ताकि जो भी उसकी कॉपीज वगैरह है वो क्या करे, बेच ले, और आगे से और ज्यादा जो है वो ट्रांसलेट ना करे, क्योंकि इस चीज को कौन खुद ट्रांसलेट करेगा। या आपको जो है वो कंपलसरी लाइसेंस किसी चीज का दिया था, किसी भी बुक या किसी चीज का, वो कहता है मैं उस समय कैपेबल ही नहीं था तो मैं क्या करता, लेकिन अब मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं क्या कर सकता हूं,
खुद से जो है वो बुक प्रिंट करके मार्केट में लॉन्च कर सकता हूं। तो बोलेगा कि भाई जो पहले से बुक पड़े हुए हैं उनको तो बेच जाने दीजिए, या उतने बेचने के बाद वो अगला जो है लॉट आपके बुक का प्रिंट नहीं करेंगे, उतने तक का जो बचा है, उस जो बचा हुआ है उतने तक का आप रॉयल्टी ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस उनको दिया था। तो अब कम से कम उनको कितने दिनों का समय देंगे? 3 महीने का। अब मुझे बताइए, क्या कॉपीराइट ओनर के लिए ये अच्छा नहीं है? पब्लिक के लिए भी अच्छा, कॉपीराइट ओनर के लिए भी अच्छा, और जिनको लाइसेंस मिला था कंपल्सरी लाइसेंस, उनको भी तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्या कर दे रहे हैं? नोटिस दे रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, जिनको कंपल्सरी लाइसेंस दिया था, अगर उसी को कुछ दिनों के बाद वो वॉलंटरी लाइसेंस दे दे तो क्यों नहीं हो सकता है? कहा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपल्सरी लाइसेंस इसलिए दिया गया क्योंकि वो खुद ना बना रहे थे, ना किसी को बनाने दे रहे थे। अब कह रहे हैं कि या तो मैं बनाऊंगा या किसी को बनाने दूंगा। तो वैसे केस में बोलते हैं कि ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंस हम क्या कर देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का काम ये थोड़ा ना है कि ये लाइसेंस किसी और को दे दे। गवर्नमेंट का काम तो बस इतना ही है कि अगर वो बीच में नहीं आएंगे तो लोग जो है वो मोनोपोली करने लगेंगे कि मैंने जो है वो इस केस में तो फिर भी सही, लेकिन जो मैंने आपको पेटेंट बनाया था, ये ले, मैंने वैक्सीन लगाया, तुझे वैक्सीन नहीं दूंगा। और बहुत जो है वो लाइफ सेविंग चीज अगर है तो। क्लियर है ये? आइए, हमने यहां पे कॉपीराइट के बारे में बात की कि कॉपीराइट किन किन चीजों पे मिलेगा। कॉपीराइट मिलने के बाद कॉपीराइट ओनर के पास सारे के सारे राइट बने हुए हैं कि वो उन चीजों को कब प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा। अगर वो अपनी मर्जी से किसी को लाइसेंस दे तो क्या कहलाया? वॉलंटरी। अगर वो नहीं देता है तब जब वो लाइसेंस दिया तो उसको हम क्या कह देते हैं? तो वो हो गया हमारा कंपल्सरी। अब जो भी राइट्स इनके हैं, अगर उन राइट्स को इनके परमिशन के बिना या तो कॉपीराइट ओनर खुद करे, या जिनको इन्होंने क्या दिया है, वॉलंटरी दिया है, वो करे, या जिनको कंपल्सरी लाइसेंस मिला है वो करे, इनके अलावा अगर कोई भी करे तो वो क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट। तो पहले देखना होगा इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब है, और ये भी देखना होगा कि क्या इन्फ्रिंजमेंट का कोई एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो दूसरे ऑथर के किए हुए पढ़ाने के दौरान वो मैं आपको दिखलाता हूं, समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, तो क्या वो अलाउड है? और अगर वो अलाउड है तो किस किस सिचुएशन में वो अलाउड है? क्या परफॉर्मर वगैरह या कोई और जगहों पे उस चीज को हम यूज कर सकते हैं? और इसके अलावा अगर कहीं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किसी ने किया है तो उस केस में क्या क्या रिलीफ मिलेगा? क्या यहां पे भी इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट का कोई सेंस है? अगर मान लीजिए कि कोई एक सोसाइटी बना करके अपने कॉपीराइट वाले प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना चाहता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मूवी के केस में या म्यूजिक के केस में बहुत ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट होता है, लेकिन हमारे देश में भीड़ का जो है वो बड़ा कमाल होता है। अगर कोई चीज भीड़ में है तो तुरंत बात सुनी जाती है, अदरवाइज आप लेटर लिखते रहिए, वो भी जवाब देते रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने एक जो है वो सोसाइटी बना लिया। सोसाइटी का मतलब कि वो एक ग्रुप होकर के जो है वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे चीजों का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। ये जो है वो आपके कॉपीराइट सोसाइटी कहलाते हैं, और इनका क्या काम होता है और कैसे ये अपने राइट को और इफेक्टिवली जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।